प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट कंडीशन में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। पहला तो ए काइंड ऑफ देख लो जो ट्रांसपोज रिलेटेड है। ट्रांसपोज रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं और इसका दोबारा ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या आता है? यही चाहेगा। प्रॉपर्टी 2, अगर आप ट्रेस निकालते हो ए मैट्रिक्स का और ट्रेस निकालते हो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो एग्जांपल से, मन ही मन सोच के, क्योंकि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट नहीं बदलते। और ट्रेस का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो अब ए का ट्रांसपोज निकालो या ट्रेस निकालो या फिर ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम ही रहेगी। प्रॉपर्टी 3, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। प्रॉपर्टी 4, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है इस टाइप के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी 5 देख लो, समझ जाओ। क्या आप 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हो? तो क्या 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो? 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो? आता है ना आपको? तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे और उसकी वैल्यू 0 आए तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आए तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, नॉन सिंगुलर। कुछ अलग सोच रहे थे क्या? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता तो सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आता नॉन सिंगुलर। ठीक है। तो देख लो, जितना डिटर्मिनेंट ए का होता है ट्रांसपोज का भी उतना ही डिटर्मिनेंट होता है। अयो, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होगा। इस पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? भरोसा कर लो तुम। ए बी सी डी, ए ले लिया, ए ट्रांसपोज ले लिया, ए बी सी डी, ई का होगा ए डी माइनस बी सी, ई का होगा ए डी माइनस सी बी। और तेज दिमाग आएगा तो बी सी सी बी एक ही दिखेगा। ठीक है। ए डी माइनस सी बी, ए डी माइनस बी सी, बात समझ गए? सी बी बी सी सेम है, एक ही है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई जो ट्रांसपोज रिलेटेड है। अब एडिशन रिलेटेड प्रॉपर्टी भी देखना पड़ेगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर यहाँ बता ही देता हूँ। P6, अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू, अगर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो इस टाइप से ए को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। P7 नोट है ये तो, अगर ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ओके। अब है एडिशन रिलेटेड। ट्रांसपोज के बाद क्या आएगा? एडिशन ही आएगा। हाँ, एडिशन ही आएगा, बेकार बात है। बी नंबर का पार्ट, और वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टी आपको नहीं बताया हूं, पर काम की बता दिया हूं। देखो P8, अगर आप a प्लस o करते हो, a ही चाहता है। तेज दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। वो क्या है? 0। a प्लस 0 करते हो, a ही चाहता है। तो a माइनस 0 करोगे तो भी यही आएगा। अच्छा देखो, a प्लस i करेंगे तो a नहीं आता है। प्राइमरी डायगोनल का एलिमेंट बदल जाएगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं बदलेगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर आप a को b से जोड़ देते हो तो b को भी a से जोड़ सकते हो। कंडीशन क्या होता है कि दोनों के शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। शेप अलग अलग हो गया तो नहीं जुड़ेगा। तो आप a प्लस बी कहीं लिख रहे हो तो b प्लस ए भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात। ठीक है।
P10, और वो ऐसा सीन है कि A टाइम्स ऑफ B प्लस सही C का ही लिखा है, तो आप इसे AB अब प्लस AC लिख सकते हो, परंतु इसे BA प्लस CA नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस दोनों अलग अलग बात है। ये बात तो आप मैट्रिक्स में देख ही चुके, AB और BA दोनों अलग अलग बात है। तो जैसे बिना ऑर्डर बदले हुए आप इसको ऐसा कर सकते हैं। P10, P11, ध्यान रहे मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, इसीलिए आप मैट्रिक्स को नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैट्रिक्स एक अलग चीज है। क्या है, समझ आ रहा है ना? नंबर नहीं है। आप इसे अगर A प्लस B का होल स्क्वायर करने जाते हो तो लिखोगे A स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB, बस हो गया गलत, E हो गया गलत। सही क्या है मैं बताता हूं। सही है A प्लस B इंटू A प्लस B। समझ पाए आप? आगे देखो, आगे लिखेंगे इसे A इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे B स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे AB प्लस BA, इसे क्या लिखेंगे AB प्लस BA। अब दिस इज नॉट इक्वल टू 2AB, क्योंकि नंबर में AB BA दोनों सेम होता है, लेकिन इधर नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसा लिखना अधर्म होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ना लिख पाओगे, लिख के काट दो ताकि गलती ना हो। काटना ही है तो लिखना ही क्यों, बोलना ही है तो पढ़ना ही क्यों? नॉइस। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड। और कुछ दे रखे हो क्या बाबड़ो? पूछ। हाँ, ये ट्रांसपोज वाला रिलेशन दे रखा है ना। P11, P12। अब अगर A प्लस B का सामूहिक ट्रांसपोज करते हो, जैसे A B जोड़ लिया, अब ट्रांसपोज करूंगा, पहले भी कर सकते हो, A का भी कर लो B का भी कर लो, दोनों जोड़ दो चल जाएगा। भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? बहुते बुड़बक हो बे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको ABCD मान लेते ना, इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, तो A ट्रांसपोज की होएगा 1 2 3 4। अब B ट्रांसपोज की होएगा 5 6 7 8, और A प्लस B की होएगा 6 8 10 12। 6 8 10 12। अब भरोसा हुआ? हिला ये ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, E क्या हुआ? A प्लस B का ट्रांसपोज। समझ पाए नहीं पाए? समझ पा गए? अच्छी बात है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस माइनस। देखो एक और बात, P12 P13, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना चाहते हो और वो A प्लस B है, तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो। ट्रेस ऑफ A और प्लस ट्रेस ऑफ B। ऐसा माइनस है तो माइनस भी कर सकते हो। बड़ी बेसिक बात है, लग रहा है आपको? ये तेज दिमाग लगा तुरंत समझ जाएगा। समझा के दो एग्जांपल लेके, बोलोगे एग्जांपल लेके दे तो नहीं करूंगा। अब इतने फालतू का एग्जांपल ले इतनी सी बात पे, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, C नंबर, इसमें C नंबर क्या P14 कर देते हैं। अगर आप लेमडा किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए हो तो वो लेमडा मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये तो आपको मालूम है, करते आ रहे, लिखने की जरूरत नहीं। चलो छोड़ो, नहीं छोड़ो मत, लिखो। C नंबर का टाइप रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी दो पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 इन मैट्रिक्स, अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए हो, जैसे लेट ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो फिर लेमडा ए, इट्स इम्प्लाइज दैट लेमडा ए इक्वल टू हो जाएगा लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी लेमडा डी। ठीक है, परंतु डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में अगर लेमडा मल्टीप्लाई करोगे तो वो लेमडा या तो किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में ही होगा, किसी एक ही चीज में मल्टीप्लाई होगा। समझ पाए मैंने क्या बोला? अब समझाऊंगा अच्छे से। अगर आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे, ये मैट्रिक्स ना होता, सिर्फ डिटर्मिनेंट होता, मतलब मैट्रिक्स ना होकर के डिटर्मिनेंट होता, तब लेमडा मल्टीप्लाई करते तो लेमडा फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होता, सेकंड रो में नहीं होता, या फिर फर्स्ट कॉलम में होता सेकंड कॉलम में नहीं होता। तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही करेंगे मल्टीप्लाई। बात तो सही है, क्यों भेदभाव काय को? मैं बताता हूँ, मैं बताता। पार्ट 2, when lambda is multiplied in a determinant, then lambda will multiply लिख ही देता हूँ। इनडिटर्मिनेंट देखो, ए मान लो, क्या मान लो? ए बी सी डी। तो लेमडा ए के लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई लेमडा इन एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम। मल्टीप्लाई लेमडा मैट्रिक्स है, टेढ़ा हो गया ये। रात में मैंने एक सपना देखा, मल्टीप्लाई लेमडा विद एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लेमडा ए क्या हो जाएगा? लेमडा हो जा सकता है लेमडा ए लेमडा बी सी डी, या फिर इसी के इक्वल हो जाएगा लेमडा ए लेमडा सी बी डी, या फिर इसी के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या क्या होगा? इस बार पहले रो मल्टीप्लाई किया, अब क्या करते हैं? दूसरे रो मल्टीप्लाई कर देता। पहला कॉलम मल्टीप्लाई किया, दूसरे कॉलम मल्टीप्लाई करता, 4 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। ठीक है, पर इस बात की गारंटी क्या है कि सही है? अभी गारंटी लेके आएंगे। अरे भाई साहब, बात बात पे टेढ़े काहे हो जाते? डिटर्मिनेंट है जी, बात बोलो अपने मन से, कुछ भी बोलो। एलिमेंट बोलो 4, 1 2 7 3। ठीक है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट। इसमें कुछ लेमडा मल्टीप्लाई, क्या लेमडा? 5 मल्टीप्लाई कर दो, 0 बावड़ी पूछ 2 कर ले, 2a कर दिया। तो अगर मैं इसके सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस डिटर्मिनेंट का 4 टाइम्स मिल जाएगा, पर मैं किसी एक ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? रो में कर रहा हूँ। तो 2 4 7 3, जरा वैल्यू पता लगाओ इसका कितना है। 3 - 12 14 -11 -11, इधर से मिलेगा -22। मेरे को मालूम, मैंने किया नहीं। आप कर लो, आता है क्या? और अगर मैं दोनों मल्टीप्लाई किया तो क्या था? 44। आप कर ही लो, इसको 14 कर दो, इसको 6 कर दो, 12 56 12 44 हैं। तो समझ गए आप कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में किया तो किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा। अगर सब में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ पाए नहीं पाए? समझ गए? तो ये है ट्रेस का। अब चौथे नंबर की बात आएगी और वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी। वो जो वहां लिखा है प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ कहीं स्टेज खत्म होने वाला है, इसको ही रखो। क्या गिर जाऊंगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? आपको तो मजा आएगा ना बहुत। ये टैमरिक्स कितना प्रॉपर्टी हो गया? 13 हो गया। ये 14 है ना? 14 के 2 पार्ट है। P15 AB is not equal to BA, not necessarily equal। ठीक है, जरूरी नहीं है ए बी बी ए की इक्वल हो, इसलिए यही बोल देते कि नहीं होता है। कभी कभी हो गया तो कोई तकलीफ नहीं हो सकता है कि हो जाए। जैसे ए ए इक्वल टू ए बी इक्वल हो जाएगा तब तो होना पड़ेगा ना। तो स्पेशल केस में हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं होता। P16 इसका तो वहां लिखा हुआ है a प्लस बी, इसकी 2 प्रॉपर्टी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे, ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे तो इसे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। इसे क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अभी भरोसा करेंगे। ए मानो कुछ 1 2 3 4 ABCD में कैलकुलेशन बहुत लगता है ना यार। बी 5 6 7 8 ए बी बोलो 5 14 1 19 6 16 22 15 28 43 85 50 बोलो ना, सब 50 बोलते हो। ये भी आ गया। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज। क्या लेंगे? ट्रांसपोज पोज विच इज 19 22 43 50। अब लेंगे बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है? 5 6 7 8 ओ इंटू 1 2 3 4 इक्वल टू दिस। मेरे को मालूम मैं करेगा 5 14 19। अब करेगा 15 43। अरे करके दो 6 12 16 22। ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज लेना है, नहीं लेंगे। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या? बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर कभी ट्रांसपोज परफॉर्म हो जाए ना तो ऑर्डर बदल जाता है। ट्रांसपोज परफॉर्म हो तो ऑर्डर बदल जाता है। जब भी कभी ट्रांसपोज परफॉर्म होगा उसके सीक्वेंस ऑर्डर बदल जाते हैं। ऐसे ए बी इक्वल टू ए बी तो लिख ही सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी नहीं लिख सकते। इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लो 16 नंबर 17 नंबर। अगर कभी ए इंटू बी इक्वल टू 0 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई भी 0 है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट 0 हो सकता है। पूछो कैसे? क्या?
मैंने ये कहा कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। सम नहीं, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया था। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। योगेश जागो भाई, पीछे बैठ के सो रहे हो। और ऐसे वर्टिकली कौन सा होता है? रात में क्या किए? आए? रात में भी सोया, दिन में भी सोऊंगा? कुंभकर्ण की आत्मा आ गई क्या? रात में सोया नहीं है लड़का, मुंह देख के नहीं लग रहा है। क्या करेंगे हम? ये वो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। a इंटू बी इक्वल टू जीरो। ये नेसेसरी नहीं कि a भी दोनों जीरो हो या फिर कोई एक जीरो हो। ऐसे लिखता हूं, a इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। समझ गए ना मेरा सिंबल? नहीं समझे? अब b इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट कैन बी जीरो। समझ पाए क्या मैं कहना चाह रहा हूं? नहीं समझे? समझ गए। एग्जाम्पल देखो कैसे। 0 0 0 2 3 0 0 0। देखो दोनों नॉन जीरो है ना? दोनों जीरो। प्रोडक्ट करके देखो, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों जीरो हो या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। लिखो ये सब। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो रहा है। 17 ये हो रहा है। ये क्या था? नॉन जीरो मैट्रिक्स। हाँ, P18 18। इसमें ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी, दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। इसी का निकाल के देखो। ये दोनों मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया कभी? किधर किया? इधर किया। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका डिटर्मिनेंट 19 50 नहीं करेंगे। ABCD में तो और मुश्किल हो जाएगा। वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। आप करके देखना ना, P19 एक बार देख लो। और वो है कि अगर आपको ABC लिखा है कहीं पर, तो क्या आप इसे ABC लिख सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। A इंटू BC लिखा है, मतलब BC को प्रोडक्ट करना है, तो आप बिना सीक्वेंस, बिना ऑर्डर बदले हुए किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि B इंटू C है, या A को इधर शिफ्ट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू BAC। बिना ऑर्डर बदले हुए आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर अगर बदल गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। P19। अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉपर्टी नहीं छूटी, अगर छूट गई होगी तो बस ट्रेस वाला होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है? A B इक्वल टू BN नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये इधर ही कर दिए, नेसेसरीली नॉट जीरो। A B इक्वल टू AC, देन वो लिख देते हैं। ये ट्रांसपोज वाला कर दिए, ये भी कर दिए, ट्रेस वाला। P20 देख लो ध्यान से। अगर AB इक्वल टू AC लिखा है तो B इक्वल टू C नहीं होता है। मतलब आप इसे A और A को कैंसिल नहीं कर सकते। इट्स नॉट इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू C। A और A को कैंसिल नहीं कर सकते।
इसको ऐसा कर सकते हैं उल्टा, इसमें आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ बी इक्वल टू सी हो जाएगा। हो जाएगा ए इनवर्स पढ़ाएंगे अभी। ए इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होकर यूनिट मैट्रिक्स बना देता है। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट यूनिट आ जाता हो, तो वो जो नया मल्टीप्लाई होने वाला मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स कहलाता है। इन यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी 0। इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड लेफ्ट में, तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। हाँ सही बात है। ए बी इक्वल टू ए सी है तो कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, बी इक्वल टू सी होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए लेकिन बी इक्वल टू सी ना हो। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो कर लेंगे। कहाँ करूँ? ये बीच में कर दूँ? ए मान लेते हैं 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है, बी मान लेते हैं 1 1 1 0 और सी मान लेते हैं 1 1 1 2। मन ही मन करके देखो, ए बी करो, ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? 1 बनेगा। और दूसरा इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 ही बनेगा, और तीसरा इसका 0 1 1 बनेगा, और चौथा 0 1 है। ए बी ए सी करके देखो, ए सी करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 बनेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 बनेगा। क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 1 1 2। तो ए बी इक्वल टू ए सी हुआ ही नहीं, तो हमें तो ए बी इक्वल टू ए सी वाला चाहिए था ना। तो एग्जाम्पल गलत ले लिया क्या बुक ने? देखना 1 0 0 0। अच्छा ए यहाँ मैंने गलत ले लिया, ये 0। अब इससे चेक करते हैं ए बी। फिर ये गलत हुआ है ना, ए बी और ए सी फिर दोनों गलत हुए। अब इससे ए बी ए सी निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 नहीं आएगा, वो 1 ही आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0। अब ए सी निकालो, 1 1 0 0। ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब बी सी के इक्वल नहीं है। यहाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट ए बी इज इक्वल टू ए सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका पहले वाला कौन सा एग्जांपल लिए थे? तो उसमें ए बी और ए सी इक्वल ही नहीं आया। आप ए बी ए सी इक्वल आएगा तभी ना आप बी और सी के चेक करोगे। आप हम जो यहाँ पर 1 ले लिए थे तो उससे ए बी और ए सी इक्वल ही नहीं आया, अलग अलग आ गया था। इतना लिखो, ये हुए प्रॉपर्टीज। नहीं, ए इनवर्स वाला टेक्निक सही है पर वो लगा गलत तरीके से। ए इनवर्स वाला टेक्निक सही है लेकिन गलत तरीके से लगा दिया, इसीलिए गलत है। कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हो? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताओ।
12 पढ़े हो, 13 पढ़े हो? अरे तय करो, 14 पढ़ कितना चुके? सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक के बाद तो टाइप ऑफ मैट्रिक हुआ ही नहीं है। 12 पढ़े, उसके बाद 4 और पढ़ेंगे। तेरह नंबर, टाइप 13 टाइप का मैट्रिक, और वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होकर के यूनिट मैट्रिक्स बनाता हो तो वो ऑर्थोगोनल है। क्या है वो? ऑर्थोगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होकर के यूनिट मैट्रिक्स बनाता हो तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखो समझो, k इंटू 1/k इक्वल टू 1 होता है क्या? तो k 1/k का इनवर्स है। तो अगर a इंटू बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आता हो तो a भी दूसरे का क्या है? तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b इनवर्स। या फिर b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स। a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा बोलने की जरूरत नहीं थी, a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका इनवर्स मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। ऐसे समझो कि a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज और इनवर्स सेम है। किसी कोई मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स निकालते हैं ट्रांसपोज के बराबर आता है। और इनवर्स क्या होता है ये तो पढ़ेंगे अगले हफ्ते। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है T14। उसके बाद होगा, उसके बाद क्या होगा? इनवोलेटरी बोलते हैं इसे, ठीक है? इनवोलेटरी मैट्रिक्स, इसको आप लुटेरी भी बोल सकते हो, इनवोलुटेरी। अब वो होता है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर कर दो, किसी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर कर दो और वो आई आ जाए, हाँ इनवोलेटरी आई आ जाए, पक्का यही है ना? देख लेता हूँ, हाँ यही इनवोलेटरी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो और वो आई आ जाए, यानी खुद ही खुद का इनवर्स है, तब उसके टाइप के मैट्रिक्स को इनवोलेटरी बोलते हैं। 15 आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट ऐसा विचित्र विचित्र नाम है। अपने यहाँ मैट्रिक्स बनता है तो हम लोग सुरेश नरेश नाम रखते हैं, ये लोग आइडेम्पोटेंट नाम रखे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो और वो ए ही आ जाए, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, मैट्रिक्स स्क्वायर कर दिया तब भी ए ही आ जाएगा, पावर 4 कर देंगे तब भी ए ही आ जाए, किस मैट्रिक्स को बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट। T16 अब वो है नीलपोटेंट। नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का को बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5-6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1 करोड़ बार किया, कितने बार किया? m बार। कितने बार किया? m बार। ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया m बार, और m बार मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स नल हो जाए। नल समझते हो? पानी। अरे नल मतलब जीरो मैट्रिक्स, वो बोलता है पानी आने वाला। ए मैट्रिक्स को बहुत बार मल्टीप्लाई किया और नल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं? नीलपोटेंट, इसको बोलते हैं नीलपोटेंट। फॉर पॉजिटिव या नेचुरल वैल्यू ऑफ m, ऑफ कोर्स नेचुरल वैल्यू ऑफ m ही होगा। फॉर नेचुरल वैल्यू ऑफ m, जरा सोचो, अगर a मैट्रिक्स का पावर 4 जीरो आता है तो a मैट्रिक्स का पावर 8 भी जीरो आएगा, a मैट्रिक्स का पावर 16 भी जीरो आएगा, 12 भी, 20 भी। तो ये 4 रखो, 8 रखो, 16 रखो, 20 रखो, ये सब m की वैल्यू हो सकती है। तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है
उसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो m की स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे? इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, स्मॉलेस्ट m इज इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट। ये सब थ्योरी है, शुद्ध टिपिकल थ्योरी। किसी मैट्रिक्स का इंडेक्स होना जरूरी नहीं है। इंडेक्स मतलब साइज? सर इंडेक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का m एग्जिस्ट करता हो जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। जिस किसी का एग्जिस्ट करेगा वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट कहलाएगा, जिस किसी का एग्जिस्ट नहीं करेगा वो नीलपोटेंट नहीं कहलाएगा। और ऐसे ये नीलपोटेंट, इन्वोलेटरी, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इसका कोई यूज नहीं है अपने जीवन में। ये अपने सिलेबस में है इसलिए अपन कॉपी में लिखते हैं, अपने पेपर में आ जाता है इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। टाइम बचा है क्या? हाँ बहुत। शो दैट ए जो कि 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 है, इज इडेम्पोटेंट। देख लो भाई, इडेम्पोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, करो इसका ए स्क्वायर। टू - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 इंटू 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। पता ही था मेरे को। आप ये सोच रहे हो इतना तेज मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है? मेरे को मालूम था। देखो जस्ट चेकते हैं, यही वाला एलिमेंट ले लिया क्या? थर्ड रो सेकंड कॉलम नहीं वे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाँ सही है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसका थर्ड लो, इसका सेकंड कॉलम करो, कितना? -2 -6 -8 हो गया, +6 -2 हो गया, सही है ना? कोई यही वाला एलिमेंट ले लो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम कर लो। +4 12 16 हो गया, -12 4 हो गया, सही है ना? वो तो सही है, ये गलत है, इसके एक दो एलिमेंट चेक करके ही पता चल जाता है ना भाई। तो ये मैट्रिक्स खुद का स्क्वायर है। इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट। कल इस पे चारों पे एग्जांपल करके देंगे। और यहां से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, मैट्रिक्स की टिपिकल थ्योरी समाप्त।